हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई का इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 कवर अप करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली एक प्रैक्टिस सेट पब्लिश हुआ है। तो ये उसी का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआई का इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, कुछ एरियाज़ में वो जो प्रैक्टिस सेट है अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है मेरे पास अभी अवेलेबल है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जो भी कैंडिडेट्स इस प्रैक्टिस सेट को अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो उसमें मैक्सिमम देखिए 4 या 5 सेट दिए गए हैं। तो 4-5 सेट के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो पैसा है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे भी मैं आपको ये जो वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें हम उन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। आने वाले सेशन में भी मैं आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द प्लूरल ऑफ इंग्रेडिएंट इज़, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको इंग्लिश के सिलेबस की अगर मैं बताऊँ तो सिंगुलर, प्लूरल और पंक्चुएशन और साथ ही साथ आपको टेंसेस इसमें सिलेबस में दिए गए हैं, तो आपको ये पढ़ने हैं। तो उसी के क्रम में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ इनग्रेडिएंट्स इज़। इनग्रेडिएंट्स का हमें प्लूरल बताना है। तो देखिए, इनग्रेडिएंट का ये बहुवचन जो होता है इनग्रेडिएंट्स होता है। इनग्रेडिएंट्स का अर्थ संघटक या घटक या सामग्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है। नेक्स्ट है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज़। देखिए, यहाँ सिंगुलर फॉर्म बतानी है लेंसेज की। तो लेंसेज का एक वचन रूप लेंसेस होता है, लेंस होता है। लेंसेस का अर्थ है लेंस, शीशा, कांच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें से जो टेंस है वो करेक्ट है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म इसकी सही है। तो देखिए, आई एम स्टडिंग यानी आई एम और स्टडिंग ये हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है, और स्टडिंग है आईएनजी फॉर्म है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बार बार उस पर क्लिक करने की वजह से जो है स्क्रीन ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ अभी बोलकर ही बताऊंगा कि किसका क्या ऑप्शन राइट है, जिससे कि आपको बार बार उसमें जो है प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ भी आपको जो टेंस है दिया गया है, इसकी आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है। इट हैज़ बीन रेनिंग 10 o'clock। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया जो सेंटेंस है इट हैज़ बीन रेनिंग 10 o'clock, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हैज़ बीन या हैव बीन है। अब यहाँ पर बीन लगा हुआ है तो इसीलिए ये परफेक्ट में चला जाएगा, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म भी है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा ये होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो फॉलोइंग ऑप्शन है इनमें से, इन ऑप्शंस में से वो करेक्टली पंक्चुएटेड है। No, you must use a fire extinguisher to put out the fire, not hit it with a cloth. Amelia screamed. तो देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम करेक्टली पंक्चुएटेड है। नो के बाद ये जो एक्सक्लेमेटरी का निशान है ये भी दिया गया है। यू मस्ट यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर, यहाँ एक सेंटेंस खत्म होता है और रुकने के बाद थोड़ा कोई अलग चीज़ बोलता है, नॉट हिट इट विद अ क्लॉथ। तो देखिए, यहाँ पर कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, जब हम थोड़ा वाक्य में ठहराव लेते हैं। इसके बाद एमिलिया स्क्रीम्ड, एमिलिया ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है,
यूपीएस का यहाँ से आपका देखिए कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ से वो कवर अप होंगे। तो यूपीएस का विस्तृत रूप है, यहाँ आपको यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटरों को आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अचानक अगर कोई विद्युत कटौती होती है तो उस दौरान ये सही तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन कर सके। इसके लिए हम यूपीएस यूज़ करते हैं, ताकि आप जो प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और एकदम अचानक से अटेंडमली लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, और मान लीजिए आपने वो काम सेव नहीं कर पाया है तो आपका वो जितना आपने मेहनत की है वो डिलीट हो जाएगी। इसी सब से बचने के लिए जो है यूपीएस यूज़ किया जाता है। आप इसे एज ए बैटरी की तरह ही भी कह सकते हैं कि ये बैटरी का ही काम करता है, इन्वर्टर की काम करता है लगभग। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है हमारा मदरबोर्ड कहलाता है, क्योंकि मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का एक हम कह सकते हैं हृदय ही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर जो कंप्यूटर है वो चलता है, उसी के बेसिस पर कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो देखिए सेकेंडरीज मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जो कि डेटा और प्रोग्राम का यूज़ नहीं करती हैं तथा वर्तमान उपयोगों के लिए लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोरेज प्रदान करती हैं। सेकेंडरीज मेमोरीज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनमें क्या क्या आते हैं, सीडी, डीवीडी, ये सब के सब सेकेंडरीज मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरीज मेमोरी से आप डायरेक्टली ये समझिए कि वे मेमोरीज़ जो आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो वो सेकेंडरीज मेमोरी आती हैं, जिनमें आप डाटा स्टोर करके बाहर भी ले आ सकते हो और कहीं दूसरे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फ़ाइल को सुरक्षित करने के बाद कंप्यूटर बंद होने पर डेटा यथावत सुरक्षित रहता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए आपका जो मोबाइल में यूज़ होने वाला माइक्रो एसडी कार्ड है वो भी आप सेकेंडरी मेमोरी में कंसीडर करेंगे उसे, क्योंकि देखिए आपके मान लीजिए मोबाइल में उस मेमोरी कार्ड में पर्टिकुलर फॉर्म में अगर कोई म्यूज़िक भरा हुआ है और आप उसे कंप्यूटर में इन करने के बाद उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रैंडमली अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर फंक्शनल करना बंद कर दे तो आप उस मेमोरी कार्ड को किसी और कंप्यूटर में इंसर्ट करके आप यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है और इसमें यही कहा गया है कि प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि तक संग्रहण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी नंबर, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। तो देखिए कंप्यूटर की स्मृति का मतलब है मेमोरी। अगर आप किसी मेमोरी में आंकड़ों यानी कि डाटा की स्थिति को आप स्पेसिफाइड करते हैं तो उसको स्पेसिफाइड करने का साधन है मेमोरी एड्रेस, यानी कि आप उस मेमोरी को विशेष रूप से कहाँ व्यक्त करेंगे, मेमोरी एड्रेस में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है। तो देखिए यंत्र सामग्री मतलब यहाँ पर यंत्र नहीं, यहाँ पर प्रचालन तंत्र सामग्री होना चाहिए, यंत्र ही है, यंत्र सामग्री नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोग्राम होता है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड एक हार्डवेयर हैं यानी कि यंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है डॉस, लाइनेक्स, ओरेकल और विंडोज़। आपको मैंने पढ़ाया है कंप्यूटर की क्लासेस में कि डॉस, लाइनेक्स और विंडोज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल का अगर मैं पूरा नाम की बात करूं तो ऑर्ग रिडल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है। तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है हमारी कंप्यूटर की क्लास में कि नेफ्ट और आरटीजीएस आखिरकार हैं क्या। तो देखिए नेफ्ट और आरटीजीएस का जो हम यूज़ करते हैं वो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, अर्थात एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित करने की जो सुविधा होती है वो हमें नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से ही मिलती है। तो ये ट्रांसफ़र इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। अगर मैं नेफ्ट की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, तथा आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN का विस्तृत रूप क्या है। तो देखिए ISDN की अगर मैं बात करूं तो ISDN का विस्तृत रूप इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। यह सार्वजनिक रूप से स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक परिपथ पर वीडियो या ऑडियो डेटा या अन्य नेटवर्क सेवाओं का एक साथ डिजिटल प्रसारण करने के लिए संचार मानकों का एक समूह होता है। इसे हम ISDN कहते हैं। ISDN का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट और ऑर्कुट। तो देखिए ऑर्कुट इंटरनेट पर प्रसिद्ध एक सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट है ऑर्कुट। ये काफ़ी समय पहले चलती थी लेकिन अभी रिसेंटली ये बंद कर दी गई है। देखिए जो कि ये जो ऑर्कुट है ये गूगल समूह के द्वारा वर्ष 2014 तक संचालित की गई। सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाए गए हैं। गूगल, अल्टा विस्टा तथा साइंस डायरेक्ट ये सब के सब सर्च इंजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो किसी यूज़र को इंटरनेट पर सर्च करने की अनुमति देते हैं या उन्हें सर्च करने में हेल्प करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम ब्राउज़र कहते हैं, क्योंकि हम ब्राउज़र के तहत ही किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। देखिए वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधनों यानी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को प्राप्त करने व इंटरनेट सर्फ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये वेब ब्राउज़र। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर ब्राउज़ करने के डिवाइस के तौर पर किया जाता है, जिनमें अगर मैं बात करूं प्रमुख ब्राउज़र्स की तो देखिए गूगल का ब्राउज़र है क्रोम और फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि ये ब्राउज़र हैं जो कि हम इंटरनेट पर सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए अगर आप कोई ईमेल आईडी, जैसे मैंने आपको ईमेल भी पढ़ाया हुआ है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, और तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी एक पर्टिकुलर फॉर्म में दी गई है, इसमें आपको बताना है कि देखिए ईमेल पते का जो सही स्वरूप है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें सबसे पहले जो सेल लिखा हुआ है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस का जो है नाम होता है। इसके बाद उस ईमेल की यहाँ पर डिटेल दी गई होती है कि आपको कौन सा ईमेल पे आपको ये सेंड करने हैं। देखिए ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो सेल है इसे हम यूज़र नेम के नाम से, और जो @ के बाद जो भी website.info लिखा हुआ है इसे हम डोमेन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पर आपको ईमेल की फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो देखिए MS वर्ड की जो बुलेट्स और नंबरिंग सुविधा है वो किसी सूची बनाने में यूज़ की जाती है। मैंने आपको जो PDFs प्रोवाइड करी थी उनमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो बुलेट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करी थी, तो ये डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती हैं। इसका राइट आंसर है बुलेट्स और नंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रयुक्त करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल्स यानी कि सारणियाँ जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक
सरल विधि उपलब्ध कराती है। वर्ड मुख्यतः टाइपिंग एवं टेक्सचर कार्यों हेतु यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो MS वर्ड है वो टाइपिंग और टेक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है, परंतु इससे टेबुलेशन या पाई चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कार्य करना असंभव है। ये सारे के सारे कार्य जो है आपके पावर पॉइंट में किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेबल्स या सारणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभ यानी कॉलम्स की संख्या यह हमें बतानी है। तो देखिए, नई MS एक्सेल जो वर्कशीट होती है वर्जन 8 पॉइंट से वर्जन 11 पॉइंट तक की अगर बात कर रहा हूँ, इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या 2 की पावर 8 होती है, जबकि एक्सेल का जो अभी रिसेंटली 12th वर्जन है इसमें जो है कॉलमों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या 2 की पावर 14 है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको 2 की पावर 14 कहीं नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 8 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट UPI इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और साथ ही साथ वीडियो शेयर भी करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स महंगे कोर्सेज परचेज़ करने में असमर्थ हैं या उन्हें मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर उस मटेरियल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को अधिकतर शेयर भी करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप UPI इंस्ट्रक्टर 2022 को डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कर उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, QR कोड का पूर्ण रूप क्विक रिस्पॉन्स है। ये एक बार कोड का विकल्प है, अथवा दूसरे शब्दों में ये एक द्विआयामी बार कोड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बेतार तकनीक भौतिकी और डेटा लिंक लेयर दोनों पर कार्य करती है? तो देखिए, वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो बेतार है यानी कि वायरलेस है। यह भौतिक और डेटा लिंक लेयर दोनों पर कार्य करती है। यह एक बेतार नेटवर्किंग टेक्निक है जो कि किसी नेटवर्क या अन्य कंप्यूटर या मोबाइल युक्ति से वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने की अनुमति देती है। तो इसका राइट आंसर है वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप में कैसे अलाइन होता है? तो देखिए, एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट सेल होती है इसके अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ़्ट अलाइन होता है। MS एक्सेल में डेटा को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के लिए डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनका विश्लेषण अच्छी तरह से किया जा सके। देखिए, मैं अगर सही मायने में बात करूं तो मैं आप सभी की प्रॉब्लम समझ रहा हूं। आपको MS एक्सेल और MS वर्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि कोई भी क्वेश्चंस थोड़ा आपके ऊपर से जा रहे होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको MS वर्ड का पहले और इसके बाद MS एक्सेल का आपके आने वाले एग्ज़ाम से पहले अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें जो स्कोर है वो कर पाएँ MS एक्सेल और MS वर्ड की फील्ड में। और आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ MS एक्सेल के रिगार्डिंग और MS वर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को माई डॉक्यूमेंट में संग्रहित किया जाता है। यह सिस्टम फ़ोल्डर होता है। जब हम कोई फ़ाइल बनाते हैं और उसे सीधे सेव कर देते हैं तो वह बाई डिफ़ॉल्ट के माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाता है। तो यानी डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो वो है माई डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपको IMPS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देखिए, बैंकिंग में IMPS का जो फुल फॉर्म है वो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस है। यह सेवा बैंक की छुट्टियों सहित पूरे 24/7 आवर्स उपलब्ध होती है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस या तत्काल भुगतान सेवा की सुविधा NPCI
यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की असुरक्षित स्थिति है। तो देखिए ये आपके व्यावसायिक कौशल से रिलेटेड अब यहाँ से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए कार्य करने की असुरक्षित स्थिति है तैलीय फर्श। तैलीय फर्श को सुरक्षा दृष्टिकोण से बुरादा या रेत डालकर साफ़ किया जाता है। तो असुरक्षित स्थिति में तैलीय फर्श में आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विद्युत स्रोतों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए श्रेणी सी अग्निशामक यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए अगर किसी इलेक्ट्रिक शॉक से जो आग लगती है, तो इलेक्ट्रिक स्रोतों से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम श्रेणी सी अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज़ करते हैं। विद्युत से लगी आग एक ऐसी आग होती है जिसमें बिजली के उपकरण या बिजली के तार आदि शामिल होते हैं। फोम या तरल अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में विद्युत से लगी आग में यूज़ नहीं किया जाता। तो देखिए जो श्रेणी सी अग्निशामक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारणों में कौन सा कारक निहित होता है। तो देखिए कार्यस्थल में, कारखानों में कार्यस्थल पर दुर्घटना के अगर मैं कारणों की बात करूं तो उसमें अनुशासन, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, और रॉन्ग प्लानिंग यानी कि गलत योजना, ये सभी के सभी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। वहीं अगर मैं इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता की बात करूं तो श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय अनुशासन के प्रति लापरवाही करने के कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहीं अज्ञानता की अगर मैं बात करूं तो देखिए कारखानों पर, कार्यस्थल पर बहुत से मशीनों आदि के संचालन के विषय में जानकारी ना होने पर भी कारीगर जो है उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। वहीं अगर रॉन्ग प्लानिंग की मैं बात करूं तो कार्यालय में गलत काम या काम करने की गलत योजना के कारण श्रमिकों के साथ भी दुर्घटना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग या फायर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि 4 वर्गों में बांटा गया है, क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग और क्लास डी की आग। क्लास ए की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत सारी की सारी ठोस चीज़ें जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, पेपर, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। क्लास बी की अगर बात करूं तो इसके अंदर द्रवित आग यानी कि जो लिक्विड्स वाली चीज़ें होती हैं उनको क्लास बी में रखा गया है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या तैलीय पदार्थ द्वारा लगी आग। क्लास सी की बात करूं तो यानी इसके अंदर गैसीय आग पदार्थों का यूज़ किया जाता है, इसमें आग लगती है। वहीं डी की हम बात करें तो ये फिक्स है, इसके अंतर्गत दहनशील धातु और बिजली उपकरणों से लगी आग आती है। यानी कि आपको याद रखना है ठोस, द्रव, गैस, ए, बी, सी और लास्ट में डी यानी इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, तो ये तो दुर्घटना है। फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी का टूट जाना, ये भी एक दुर्घटना है। अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लग जाना, ये भी एक दुर्घटना ही है। नेक्स्ट है, बीमा कंपनी से पैसा लेने के लिए अपनी उंगली काट लेना, तो ये एक जोक है और ये दुर्घटना नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पैसे की लालच में अपनी जबरन उंगली काट लें या किसी और की काट दें, क्योंकि ये दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्हों यानी कि मैंडेटरी साइंस का आकार होता है। तो देखिए आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्हों का जो आकार है वो सर्किल के अंतर्गत होता है। आदेशात्मक चिन्हों का रंग नीले पृष्ठभूमि पर यानी कि जो सर्किल होगा वो पूरा ब्लू होगा और उसके ऊपर सफ़ेद कलर से उस पर चिन्ह बनाया जाता है। इसे हम मैंडेटरी साइन के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये वृत्ताकार होते हैं। नेक्स्ट है, वे जीव जो भोजन के स्रोत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने आपको एनवायरनमेंट से संबंधित 2 वीडियो में काफ़ी सारा जो मटेरियल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप किया हुआ है।
तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं वो एनवायरनमेंट सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट से संबंधित उन वीडियोस को देख सकते हैं, और काफ़ी सारी कुछ महत्वपूर्ण मैंने टर्म्स भी उसमें अवेलेबल कराई हैं, तो आप उन टर्म्स को भी याद कर सकते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशरी होंगी। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो वे जीव जो भोजन के स्रोत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वे जीव जो स्रोत के लिए या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ऐसे समस्त जीवों को निम्नलिखित भागों में जो हम विभक्त करते हैं, इसमें आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये सारे के सारे मैंने डिस्कस करे हुए हैं उन वीडियोज़ में, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस, रीयूज़ और डैश पर्यावरण रक्षा के लिए 3R हैं। तो कौन से 3R हैं? तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, ये पर्यावरण रक्षा के 3R हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का यूज़ किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम जो इकोलॉजी शब्द है 1869 में जर्मन जंतु शास्त्री अर्नेस्ट हैगल ने इसका जो यूज़ है वो किया था। इकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों ओइकोस जिसका अर्थ है घर तथा लोगोस जिसका अर्थ है विज्ञान से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घटक के भाग हैं। तो देखिए, जैविक घटक के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। तो जैविक घटक के 3 भाग होते हैं, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम 1971 नहीं 1965 में पारित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये बिल्कुल राइट है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी सही है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में लाया गया था, ये भी एकदम करेक्ट है। तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण से उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को किसके तहत सुलझाया जाना चाहिए? तो देखिए, वो कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण से उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सुलझाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, कारखाने डैश के तहत पुरुष महिला श्रमिकों के उपयोग के लिए अलग से पर्याप्त और उपयुक्त धुलाई की सुविधा प्रदान करनी होती है। कारखानों का अधिनियम 1948 अधिनियम के भाग के बारे में बताता है, यानी कि महिला श्रमिकों के लिए जो है अलग से धुलाई की जो व्यवस्था है वो की जाती है। तो ये जो अधिनियम है वो किस मतलब ये जो एक्ट है वो किसके उसमें कौन सी धारा में बताया गया है? तो धारा 42 के अनुसार पुरुष महिला श्रमिकों के उपयोग के लिए अलग से पर्याप्त और उपयुक्त धुलाई सुविधा प्रदान किए जाने चाहिए। ये भी मैंने आपको कारखाना अधिनियम की धाराओं में पढ़ा रखा है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 42। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे निम्न दंड का प्रावधान है। तो देखिए, अगर कोई मालिक कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पहली बार नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको जो है 3 माह की सज़ा या 2000 रुपये दंड का प्रावधान उसमें दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विवाद सुलझाने के निम्नलिखित में से कोई तंत्र नहीं है। तो देखिए, औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये औद्योगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, औद्योगिक नीति देश स्वतंत्र होने के पश्चात 1948 में को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 सुमेलित नहीं है, जबकि सहभागिता की योजनाओं के अंतर्गत संयुक्त प्रबंध परिषद 1958, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 तथा कार्य समिति 1947 इसमें इसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकोपयोगी सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची में शामिल है? तो देखिए, लोकोपयोगी सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की पहली अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में हड़ताल के अधिकार का आधार है। तो देखिए, भारत में हड़ताल के अधिकार का आधार है संवैधानिक प्रावधान, प्रजातंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था इत्यादि। यानी कि भारत में हड़ताल के अधिकार का आधार जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, संवैधानिक प्रावधान तथा प्रजातंत्र। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम किसके मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है? तो देखिए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम आसक्तता के मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन कारखाना अधिनियम को लागू करने के कार्य का समन्वय करता है? तो देखिए, DGFASLI यानी कि डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, जो कि संगठन कारखाना अधिनियम को लागू करने के कार्य का समन्वय करती है। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DGFASLI, जिसकी फुल फॉर्म एक बार फिर से मैं बताता हूँ, डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIRM का अर्थ है? तो देखिए, CIRM का अर्थ है केंद्रीय औद्योगिक रिलेशंस मशीनरी, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय औद्योगिक रिलेशंस मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कारखाना अधिनियम शिक्षु स्वास्थ्य एवं नैतिक अधिनियम 1802 कहाँ बनाया गया? तो विश्व का प्रथम कारखाना अधिनियम शिक्षु स्वास्थ्य एवं नैतिक अधिनियम 1802 में इंग्लैंड में बनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के अंतर्गत क्या वर्णित है? तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के अंतर्गत इसका वर्णन है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितनी है? तो देखिए, बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम 8 महीने और अधिकतम 2 वर्ष समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि किसी व्यक्ति को बोनस अगर आप देना चाहते हैं तो वो कम से कम 8 महीने वहाँ पर काम कर रहा हो और मैक्सिमम 2 वर्ष तक उसने काम किया हो, तब आप उस ड्यूरेशन में उसे बोनस भुगतान वो पाने के लिए एबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य होता है तो कौन होते हैं? देखिए, जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं वो देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भी सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना 1974 में की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अंतर्गत नियोजक और श्रमिक वित्त पोषित करेंगे। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019, इसमें जो नियोजक और श्रमिक हैं वो वित्त पोषित करेंगे किसे? तो देखिए, ये वित्त पोषित करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि को, कर्मचारी पेंशन योजना से और कर्मचारी तथा लिंक बीमा योजना को। देखिए, इसका मतलब क्वेश्चन का मैं आपको पहले मतलब बता दूं कि ये आखिरकार कह क्या रहा है। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2019 में आई थी, तो इसके अंतर्गत जो भी नियोजक यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं और जो श्रमिक हैं, यहाँ पर काम करने वाले हैं, तो वो अपना जो अर्निंग्स है उसमें से किन किन में से वो अपनी अर्निंग को आप डिडक्ट करा सकते हैं। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि के लिए आप अपनी अर्निंग यानी सैलरी में से डिडक्शन करा सकते हैं, यानी डिडक्शन होते ही हैं। कर्मचारी पेंशन योजना में भी आपके डिडक्शन होते हैं। कर्मचारी तथा लिंक बीमा योजना में भी आपके जो डिडक्शंस हैं सैलरी में से वो होते हैं। तो इसका ये मतलब है, तो इसके उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पेंसिल पोर्टल एक पोर्टल है बाल श्रम से रिलेटेड, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम मुक्त भारत का निर्माण करना। देखिए, पेंसिल जो यूज़ की जाती है बालकों के लिए, तो उसी से रिलेटेड इसका नाम रखा गया है, क्योंकि बालक श्रम ना करके पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि किताबों से ही जो है आपको सफलता मिलती है, ना कि बचपन में काम करने से। तो इसी उद्देश्य की देखते हुए इस जो पोर्टल का नाम है वो पेंसिल पोर्टल रखा गया है। तो बाल श्रम मुक्त भारत निर्माण से इसका अर्थ है, इसका उद्देश्य यही है कि बाल श्रम युक्त भारत का हम निर्माण कर सकें। तो पेंसिल पोर्टल को इसीलिए लॉन्च किया गया था। फिशबोन चार्ट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, फिशबोन चार्ट को कारण और प्रभाव आरेख यानी कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के रूप में जाना जाता है। इसे इशिकावा आरेख भी कहते हैं। इसका उपयोग उत्पाद के डिज़ाइन में तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारण और प्रभाव आरेख। नेक्स्ट है, PDCA का अर्थ है। देखिए, आपको क्वालिटी मैनेजमेंट की एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि PDCA का अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो PDCA की फुल फॉर्म की बात करूँ तो प्लान, डू, चेक तथा एक्ट, ये PDCA की फुल फॉर्म है। प्लान, डू, चेक, एक्ट, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर सी एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है? तो देखिए, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 तथा ISO 9004, ये सभी प्रमाणिक ISO मानक हैं, जबकि ISO 9010 ऐसा कोई भी मानक नहीं है जो कि ISO सर्टिफाइड हो या ISO के अंतर्गत आता हो। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ISO 9010, ऐसा कोई ISO मानक नहीं है। तो आपको याद रखने हैं ISO 9000 से लेकर ISO 9004 तक, ये सारे के सारे ISO प्रमाणित मानक हैं। नेक्स्ट है, SGA को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, SGA का फुल फॉर्म जो है वो है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। इसकी फुल फॉर्म है। SGA को गुणवत्ता वृत्त या क्वालिटी सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि क्वालिटी सर्कल को किस नाम से जानते हैं, तो आप उस पे SGA क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ आपसे पूछा गया है SGA को किस नाम से जाना जाता है, तो इस SGA को क्वालिटी सर्कल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S का अर्थ है। तो देखिए, 5S का अर्थ है शॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। 5S के अर्थ हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, यहाँ देखिए थोड़ा पिक जो है अच्छे से क्लिक नहीं हो पाई है, तो थोड़ा ब्लर है, यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो शाइन के बाद है स्टैंडर्डाइजेशन और फिफ्थ है सस्टेन। तो ये 5S की फुल फॉर्म है।
अभी तक के सेशन में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित क्वेश्चंस को कवर अप किया है। इस सेशन में हम भाग 2 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि 61 से लेके 100 तक हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। जो आपके लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट सभी मार्केट में अवेलेबल हुए हैं, उनको हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं। इसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, कल हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट्स और जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक भली भांति और सुनिश्चित रूप से पहुंच सके। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक भी करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल के साथ अरविंदो घोष ने भी भाग लिया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को विकास की नीति बनाई तथा वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। बाद में क्रांतिकारी नेता अरविंदो घोष संन्यास की राह पकड़कर पांडिचेरी पहुंच गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अरविंदो घोष। देखिए, कुछ की फैक्ट्स भी मैं आपको बता रहा हूं। आप ये ना सोचें कि आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं आपको एक ही वीडियोज़ में, एक ही प्रैक्टिस सेट में लगभग 500 क्वेश्चंस कवर अप करा रहा हूँ, जो कि एक प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा की फैक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो आप चैनल के साथ यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को, और शेयर भी करें वीडियोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो देखिए, BR अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उनके अनुसार कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुनिया हमारी सीमा पर है। उनका ये कथन था। मुस्लिम लीग, उदारवादी तथा साम्यवादियों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो आपको याद रखने हैं कि BR अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। BR अम्बेडकर का फेमस कथन है, कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुनिया हमारी सीमा पर खड़ी है। ये BR अम्बेडकर जी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए। जून 1943 में वे टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनानायक घोषित किए गए। ध्यातव्य है कि मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भेजा गया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो है सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। तो 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसमें भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैमफोर्ड क्रिप्स तथा नौसेना प्रमुख AV अलेक्जेंडर शामिल थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन अलीपुर बनाम केस में शामिल थे? अलीपुर बम केस में शामिल थे। तो देखिए, अरविंद घोष अलीपुर बम केस में शामिल थे। ये वही हैं जो इतने सारे कांड करने के बाद अंततः संन्यास ले गए। तो देखिए, अलीपुर बम केस में अरविंद घोष नामक क्रांतिकारी जो हैं शामिल थे। सलाम है ऐसे क्रांतिकारी को। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, जबकि मुख्य
न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। देखिए इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो इसीलिए मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अगर इसमें कहा जाता मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है तो इसका आंसर हो जाता राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368, जो कि भाग 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो देखिए योजना आयोग का जो प्रस्ताव है जॉन मथाई ने मंत्रिमंडल की एक बैठक में वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया था, जिसको 15 मार्च 1950 को स्वीकार कर लिया गया। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की जो है स्थापना की गई। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। तो योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई 1950, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राजभाषाएं रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी, ये इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राजभाषाएं हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को भी एक महत्वपूर्ण दर्जा मिले, इसके लिए लगभग $8 लाख भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को अनुदान दिए गए हैं, ताकि आने वाले वक्त में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को भी जो है राजभाषाओं का दर्जा मिले। इसके लिए भारत सरकार अथक प्रयास कर रही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न में से किससे संबंधित है? तो काफ़ी जानी पहचानी धारा है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के आरोप पर लगाई जाती है। इस धारा के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 72 क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, देखिए प्रकाश का वेग ताप पे निर्भर नहीं करता है। ये पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ताप बढ़ने पर भी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है। तो अगर आपसे कोई कहे कि किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ तीनों बातें। प्रकाश का वेग ताप पे निर्भर नहीं करता, फर्स्ट। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सेकंड। थर्ड है, ताप बढ़ने पर भी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। 73rd क्वेश्चन है, एड्स वाले को आवश्यक रूप में HIV संक्रमण होगा ही, इसे से क्या तात्पर्य है? तो देखिए एड्स HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था है। यदि एड्स होगा तो HIV निश्चित होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। यदि आपको HIV संक्रमित हैं आप, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एड्स हो। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, वाइस वर्सा हैं दोनों एक दूसरे की। एड्स वाले को आवश्यक है कि HIV ही होगा। यदि आपको एड्स है तो देखिए आपको HIV होगा, लेकिन अगर आपको HIV है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एड्स हो। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन का अवशोषण लेह हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी कि ऑक्सीजन को सक करना है, यानी कि अपने अंदर समाहित करना है। क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कार्य करते हैं,
लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो भी नदी तालाब में जो जलीय पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो देखिए, उन्हें हम शैवाल यानी कि एल्गी कहते हैं। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि फंगस, आपकी ब्रेड, रोटी, इन पर आपने देखे होंगे कि फंगस लगती है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। यह बैंक सदस्य देशों की संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे? तो देखिए, उद्योग जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार व सर्वांगीण विकास किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए, एशिया का पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र सिद्रापोंग दार्जिलिंग में 1897 में स्थापित हुआ था। जबकि एशिया का दूसरा जल विद्युत केंद्र शिवसमुद्रम कॉल फॉल कर्नाटक में स्थित है। यानी कि एशिया का पहला दार्जिलिंग में और सेकंड शिवसमुद्रम यानी कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर है 78 का शिवसमुद्रम। नेक्स्ट है 79, क्रॉस चेक वह होता है जिसे भुनाया जा सकता है केवल। देखिए, क्रॉस चेक में दो समांतर तिरछी रेखाएं या तो पूरे चेक पर या चेक के ऊपरी दाहिनी कोने पर खींची जाती हैं, जिसका अर्थ होता है कि चेक की राशि का भुगतान बैंक द्वारा केवल बैंक अकाउंट में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां विक्रेता का एकाधिकार होता है। ऐसी स्थिति में वे वस्तुओं की पूर्ति कम करते हैं जिससे इन्हें ज़्यादा मूल्य प्राप्त हो सके। यानी कि मांग पूर्ति से अधिक होती है। मांग पूर्ति से अधिक का मतलब है कि मांग ज़्यादा लेकिन उसकी जो सप्लाई है यानी कि पूर्ति है वो कम होती है, विक्रेता बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे सवाल दिए गए हैं, तो आशा करते हैं कि सब लोग सवाल तो सॉल्व कर ही लेंगे। सिंपल है। 6 - 5, देखिए आपको सबसे पहले BODMAS पढ़ना होगा इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए। BODMAS की फुल फॉर्म में बता दूं, ब्रैकेट्स ऑफ यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ यानी कि का, अब D फॉर डिवाइड यानी फिर आपको डिवाइड सॉल्व करना है, फिर M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर इसके बाद ऑफ यानी कि जो भी ब्रैकेट्स के बाहर अगर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए 5 और फिर ब्रैकेट में 5 बंद है, उसके बगल में 6 लिखा हुआ है, तो पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 5 और जो ब्रैकेट के बाद 6 था वहाँ पर ऑफ माना जाता है और ऑफ की जगह हम गुणा करते हैं। तो ये है BODMAS। 16 129 का वर्गमूल है, ये याद कर लीजिए। 127 इसका वर्गमूल होता है, यानी 127 का स्क्वायर है 16 129। वह कौन सी भिन्न है? ये सब मैथ के क्वेश्चंस हैं। ये उम्मीद है आप सभी सॉल्व कर ही लेंगे। जब इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन है मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, नियति निश्चित का पर्यायवाची है, जबकि प्रारब्ध, भवितव्य तथा नियति भाग्य शब्द के पर्यायवाची हैं। तो नियति यानी कि ऑप्शन नंबर बी भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ये जो कैपिटल वाला नी है यानी कि बड़ी की मात्रा जिस पर है ऑप्शन नंबर बी में, इसका
पर्यायवाची है निश्चित, और नियति ये जो स्मॉल बड़ी की मात्रा है ना पर, इसका पर्यायवाची है भाग्य। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है समष्टि का विलोम शब्द है। तो देखिए समष्टि का विलोम है व्यष्टि, विशिष्ट का साधारण, अशिष्ट का शिष्ट, और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। नेक्स्ट है खग का अर्थ नहीं है। तो देखिए वाण, पक्षी, तार खग के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि आकाश इससे भिन्न है। तो खग का अर्थ नहीं है, आकाश इसका राइट आंसर है। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए शब्द है। तो देखिए मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए जो है मृग लोचनी एकदम शुद्ध और सटीक बैठता है। मृगनयनी, मृगनेत्री, मृगलोचनी परस्पर समानार्थी शब्द हैं। लोचन शब्द प्रयुक्त होने के कारण मृगलोचनी वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो मृगलोचनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है घूस देना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो ऐसा एक ही है हमारा नेपाल, जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। इन सभी राज्यों के साथ नेपाल की सीमाएं लगी हुई हैं। बेलारूस की राजधानी कौन सी है? तो देखिए बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है नाईपाइताव निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो नाईपाइताव म्यांमार की राजधानी है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें रसायन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, शांति, भौतिक और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो है चौथा स्थान है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान, सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर महाराष्ट्र, और फोर्थ रैंक लगती है हमारे अपने उत्तर प्रदेश की। इसकी राजधानी हम सभी को पता है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से देखिए 8 राज्य हैं तथा एक की जो है केंद्र शासित प्रदेश है, से अपनी सीमा साझा करता है हमारा अपना उत्तर प्रदेश। 8 राज्य जो हैं उनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से टच है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए उत्तर प्रदेश को पूर्व में संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस वर्ष 1937 से 1950 तक के बीच में बुलाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वर्ष 1921 से बनाई गई। इसकी जो राज्य की भाषा है हिंदी और दूसरी राज्य की भाषा है उर्दू। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो देखिए नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। सीतापुर का नाम राजा विक्रमादित्य ने भगवान राम की पत्नी सीता के नाम के बाद स्थापित किया था। यह स्थान प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट और आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 29 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? तो देखिए 29 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। निर्भया एक पहल योजना मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत आती है, तो ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, काफ़ी कुछ आपको नया देखने को भी मिला होगा, और आई होप आप सभी को चीज़ें भली भांति समझ में भी आई होंगी। तो
जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक भी करें। चैनल के साथ यूँ ही जुड़े रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।